हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ टॉपिक जीन थेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जीन थेरेपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में पुटअप होता है या 5 मार्क्स में भी आ जाता है। वैसे मोस्टली 3 मार्क्स पे ज़्यादा पुटअप होता है ये क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जीन थेरेपी जो होती है वो क्या है, ये एक मेडिसिन लाइन में आ गई एप्लीकेशन, और इसका ये जो एक सिंगल मेथड ना होकर ये एक कलेक्शन होता है मेथड का, जो जीन्स की करेक्शन को अलाउ करता है, जो जीन्स की करेक्शन को जीन्स को करेक्ट करके उसको रिप्लेस करके किसी भी डिजीज के क्योर करने में, ट्रीट करने में उसको हेल्प करता है। तो हम इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ जीन्स defect that allows correction of genes defect diagnosed in a child or embryo। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ, क्या बोला हमने कि कलेक्शन ऑफ मेथड है ये, जो क्या कर रहा है, जीन्स की करेक्शन को अलाउ कर रहा है और डिफेक्टिव जीन को, ये 2 बार होगी लाइन, और जो क्या कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है किसी भी चाइल्ड या एम्ब्रियो में। डायग्नोस करने के बाद उसको करेक्ट करने में जो हेल्प कर रहा है वो क्या है, जीन थेरेपी, जिसमें हम जीन को क्योर करके क्या कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, वो क्या हुई, जीन थेरेपी। तो फर्स्टली जो जीन थेरेपी डेवलप करी गई वो 1990 में करी गई थी, और किसने करी थी, बाय द एम ब्लीज डब्ल्यू एंड्रिस्को। ये एक इंस्टीट्यूट में काम करते थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो इन्होंने फर्स्ट जीन थेरेपी को फॉर्म करा था, अप्लाई करा था एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल पे, जो कि एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी से अफेक्टेड थी। उसके अंदर ये जो एंजाइम है एडिनोस डीएमिनेज, इसका फॉर्मेशन नहीं होता था या कम हो रहा था, इसकी डेफिशिएंसी थी। तो इसके लिए इन्होंने जीन थेरेपी को फॉर्म करा था, अप्लाई करा था। तो जो ये थेरेपी है, इस थेरेपी के थ्रू हम जो है किसी भी चाइल्ड, अगर हम एम्ब्रियो कंडीशन में किसी का जीन थेरेपी करते हैं तो वो एक परमानेंट क्योर होता है, उसको हम लोग परमानेंटली क्या कर सकते हैं, उसे डिजीज फ्री करा सकते हैं। लेकिन चाइल्ड स्टेज में अगर आप जीन थेरेपी करते हैं, जीन को रिप्लेस कराते हैं, तो वो एक परमानेंट क्योर नहीं होता है। लेकिन एम्ब्रियो स्टेज में अगर हम जीन को चेंज करा देते हैं तो क्या होता है, वो एक परमानेंट क्योर होता है डिजीज से। तो जीन थेरेपी एक थेरेपी है जिसमें कि इसको जो करा गया वो किसके हेल्प से करा गया, या कर सकते हैं बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू इसको डिजीज को ट्रीट करा गया था। और इसके अलावा इसमें एंजाइम रिप्लेस थेरेपी यूज करी गई, एंजाइम रिप्लेस थेरेपी। ठीक है, लेकिन ये दोनों थेरेपी से या दोनों प्रोसेस के थ्रू एक परमानेंट क्योर नहीं हो सकता था, जिसका कि आगे फिर जीन थेरेपी के थ्रू, मतलब मिक्सिंग करके इनको एक थेरेपी बनाई गई जिसको बोला गया जीन थेरेपी, जिसके थ्रू इस डिजीज को क्योर करा गया। तो इस डिजीज में होता क्या है कि एडीए जो है वो क्यों होता है, एडीए जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, इज कॉज्ड बाय द, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एंजाइम क्या हो रही है, डेफिशिएंसी। कौन सा एंजाइम, एडिनोसिन डीएमिनेज, इस एंजाइम की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो रही है। तो उसके लिए यानी कि जो उसको फॉर्म कर रहे हैं जीन्स वो नहीं है, ठीक है, बाय द डिलीशन ऑफ, वो जीन्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो बाय द डिलीशन जीन ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज, इस एंजाइम्स के लिए यहाँ पर जीन्स डिलीट हो चुके हैं बॉडी में, जिसकी वजह से ये अफेक्टेड, मतलब ये क्रिएट हो रहा है एडिनोसिन डीएमिनेज। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो डिजीज है, इसको हम लोग जो है पेशेंट के अंदर टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ये जो डिजीज है, पूरी जो डिजीज हम बोलते हैं इसके लिए, जिसके अंदर इनका डेफिशिएंसी होती है, वो होती है SCID, ठीक है, सीकल सेल एनीमिया
ये SC क्या हुआ, सिकल सेल एनीमिया, टू सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, सिकल सेल एनीमिया टू सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये इस डिजीज की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो SCID ये डिजीज क्रिएट हो रही है जिसके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी हो गई है, और इस डिजीज में साथ में क्या प्रेजेंट होगा, टी लिम्फोसाइट्स कम होता है। इन पेशेंट्स में क्या होगा, टी लिम्फोसाइट्स कम होते हैं, लैक द टी लिम्फोसाइट, जिससे क्या होगा, फेल टू फाइट, फाइटिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, इम्यून सिस्टम उसका वीक पड़ जाएगा। तो अब क्या करा जाता है, इसमें डिजीज को करने के लिए लिम्फोसाइट को बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसको हम क्या करेंगे, कल्चर कराएंगे, उसमें जो फंक्शनल एडीए है उसको क्या कराते हैं, हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, किसके थ्रू, रेट्रोवायरस की हेल्प से, ठीक है। अब मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ आपको। हमने आपको समझ लिया कि इनमें पेशेंट्स में क्या होता है, एक तो लिम्फोसाइट नहीं होते हैं, कम होते हैं, और इसके अलावा इसमें जो जीन्स एडिनोसिन डीएमिनेज को फॉर्म कर रहे होते हैं वो जीन्स डिलीट हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ट्रीट करने के लिए लिम्फोसाइट्स लेंगे। जो लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, पहले तो हमने क्या करा, उसको लिम्फोसाइट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक्सट्रैक्ट द लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम बोन मैरो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, लिम्फोसाइट को बोन मैरो से निकाल लिया। अब उसको हमने क्या कराया, कल्चर कराया। इनको हम क्या करा रहे हैं, कल्चर, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इन वाले लिम्फोसाइट्स में क्या नहीं है, डीएनए एडीए वाले जीन्स का फॉर्मेशन नहीं है। तो हमने यहाँ पे उसमें प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिम्फोसाइट्स को बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसको क्या कराएंगे, कल्चर, ठीक है। यानी कि इस वाले लिम्फोसाइट के अंदर क्या नहीं है, एडीए वाले जीन प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फंक्शनल डीएनए को डालेंगे। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इंसर्ट फंक्शनल डीएनए, कौन से वाले, जिसके अंदर क्या है, जीन्स हैं, जीन्स फॉर एडी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। इसके लिए इसमें जीन्स हैं जो इस एंजाइम को क्या कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो क्या कर रहा है, ये किसकी हेल्प से इसके अंदर इंसर्ट होगा। अब हमने ये इंसर्ट करना है तो किसकी हेल्प से करेंगे हम, रेट्रोवायरस, वेक्टर यूज करना पड़ेगा ना, विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस, ठीक है। ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। अब इंट्रोड्यूस करने के बाद जो ये लिम्फोसाइट्स आएंगे, लिम्फोसाइट्स प्लस फंक्शनल डीएनए, मैंने ये लिख दिया इसमें। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, होस्ट के अंदर मींस जिसमें से हमने ये लिम्फोसाइट एक्सट्रैक्ट करा था, उस लिम्फोसाइट उस बॉडी के अंदर इसको क्या कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, वहां पे पेशेंट के अंदर जब ये लिम्फोसाइट ट्रांसफर हो जाएगा तो वहां पे जेनेटिकली क्या होगा, एडी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, किसका, कौन से जीन्स का, एडिनोसिन डीएमिनेज का। तो जब उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो बॉडी के अंदर जो डिजीज क्रिएट होनी है वो डिजीज क्रिएट नहीं होगी, और इसका जो परमानेंट क्योर है,
परमानेंट क्योर होता है जब हम इसको करेंगे एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, तो इसमें हमने सपोज करिए एक यहां से हमने क्या ले लिए, नॉर्मल एलील ले लिए। कौन से वाले हैं ये, फंक्शनल डीएनए, यानी कि जो किसको कोड कर रहे हैं, कोड फॉर एडी। ठीक है, ये हम किसके अंदर इंसर्ट करेंगे, रेट्रोवायरस के अंदर। ठीक, और ये हम इस किसके अंदर डालेंगे, अब लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स में ये आ जाएगा इसके अंदर, है ना, ये दोनों चीजें ज्वाइंट होकर ये इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये लिम्फोसाइट हम फिर बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देंगे पेशेंट की, और बॉडी के अंदर क्या होगा, उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक परमानेंट क्योर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कर सकते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, मॉर्टल होती हैं, लिम्फोसाइट्स। और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसका पॉसिबल क्योर है, परमानेंट है, अदरवाइज इसको हम परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जीन थेरेपी में इसके अलावा जो डिजीज हैं जो हेल्प कर सकते हैं हम उसको ठीक कराने में, वो होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरी डिजीज के एग्जांपल्स ले रहे हैं हम, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया, कैंसर। कैंसर को भी हम जीन थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं ट्रीटमेंट। और इसके अलावा और भी डिजीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ये याद रखिएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया और कैंसर। ठीक है, 3 डिजीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं इंटरफेरॉन। ये एक होती है क्लास ऑफ एंटी वायरल प्रोटीन। एंटीवायरल प्रोटीन का क्लास होती है इंटरफेरॉन्स। और जो ये इंटरफेरॉन्स हैं ये क्या करते हैं, फंक्शन इसका काम क्या हो गया, एज ए इम्यून रेगुलेटर होते हैं, जो किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देंगे, ये वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो क्या होते हैं ये, functioning as a immune regulator produced against viral infection। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट एज ए इम्यून रेगुलेटर प्रोड्यूस करते हैं ये। और ये जो होते हैं पेशेंट के अंदर जो है वायरस के एक्सपोज होने से, जब वायरस इन्फेक्ट करता है सेल्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर, तभी इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स हैं ये कहाँ से आइसोलेट होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे, इनको आइसोलेट कर जो भी वायरस अफेक्टेड सेल्स में ही प्रोड्यूस हो रहा है वहां से इसको एक्सट्रैक्ट करके, आइसोलेट करके इनको हम दूसरी सेल्स में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ताकि वो वायरस से क्या हो सके, रेसिस्ट हो सके। ठीक है, अब तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, यानी कि वायरस अगर अटैक कर रहा है किसी सेल पे तो वायरस से रेसिस्ट होने की इसके अंदर प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करेगा, वायरस को वायरस का जो इन्फेक्शन है या उसका जो उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी कि वायरस को खत्म कर रहा है ये। तो अब इसके अंदर जो यहाँ पर प्रेजेंट है कि इसमें रेसिस्टिंग जो सिस्टम है, रेसिस्टिंग पावर जो है वो इसके क्या करते हैं, जो वायरस हैं, इंटरफेरॉन क्या करता है, सेलुलर प्रोलिफरेशन और इम्यून सिस्टम जो होता है ऑर्गेनिज्म का उसको मॉड्यूलेट कर देता है। यानी कि क्या करेगा, जो इंटरफेरॉन है, जो इसकी वर्किंग है ना, जो इसकी वर्किंग हो गई, आप इसकी वर्किंग बोल सकते हो, वर्क एज ए मॉड्यूलेटर
मॉड्यूलेटर किसका मॉड्यूलेटर का वर्क कर रहा है? ये इम्यून सिस्टम का, मॉड्यूलेटर का इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। और क्या करेगा? इनहिबिट सेल प्रोलिफरेशन, सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर देता है ये। और इसके अलावा जो इसका सोर्स है वो सिर्फ ह्यूमन WBC या फिर वायरस अफेक्टेड सेल हो सकती है। इसका जो सोर्स है वो क्या है? सिर्फ सोर्स क्या है इसका? एक तो हो गया ह्यूमन WBC और वायरल इन्फेक्टेड सेल ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये इसका सोर्स होता है, सिर्फ यहीं से ये हमको मिल सकता है। ठीक है, अब इसकी जो टाइप्स हैं, इसके 3 मेजर क्लासेस हैं। एक तो होती है क्लासेस ऑफ इंटरफेरॉन। फर्स्ट है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं IFN। ठीक है, IFN इसको लिखते हैं हम लोग। एक तो होता है अल्फा, बीटा और गामा। सबसे पहले हम ले रहे हैं इंटरफेरॉन अल्फा। तो इंटरफेरॉन अल्फा जो प्रोड्यूस होता है वो कब होता है? जब ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट जो हैं अफेक्ट होते हैं किससे? वायरस से। ठीक है, कौन कौन से? ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट। यानी कि तब क्या प्रोड्यूस होगा? इंटरफेरॉन अल्फा प्रोड्यूस्ड बाय द ल्यूकोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट are affected by virus। ठीक है, तब क्या प्रोड्यूस होगा? इंटरफेरॉन अल्फा। फिर सेकंड है इसमें इंटरफेरॉन बीटा। जो इंटरफेरॉन बीटा है वो कब प्रोड्यूस होता है? जब फाइब्रोब्लास्ट हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, ये वायरल इन्फेक्शन के लिए क्या कर रही हैं? रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो क्या कौन कौन सी कब प्रोड्यूस हो रहा है? ये प्रोड्यूस्ड बाय व्हेन मैक्रोफेजेस और एपिथेलियल सेल्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये क्या कर रही हैं? ये उससे किसको रिस्पॉन्स दे रही है? वायरल इन्फेक्शन को, फाइब्रोब्लास्ट। रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट कैटेगरी है थर्ड, इंटरफेरॉन गामा। ये कब प्रोड्यूस्ड होगा? ये प्रोड्यूस होता है जब टी लिम्फोसाइट इंड्यूस्ड होता है, एंटीजेनिक स्टिमुलेशन से इंड्यूस्ड हो जाएगा। प्रोड्यूस्ड व्हेन टी लिम्फोसाइट्स क्या हो रहे हैं? इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी से स्टिमुलेट हो रहे हैं, इंड्यूस्ड बाय एंटीजेनिक स्टिमुलेशन से। तो ये 3 क्लासेस होती है इसके इंटरफेरॉन की। और इसके अलावा इसके जो यूज हैं, इनको किस डिजीज के लिए? वायरल इन्फेक्टेड डिजीज, जो वायरस से इन्फेक्टेड डिजीज होती हैं उसमें इनकी हेल्प ली जाती है उनको ट्रीटमेंट देने के लिए। तो यहाँ पे एक तो इंटरफेरॉन अल्फा जो है हेपेटाइटिस बी के लिए यूज होता है, और कुछ कैंसर के ट्रीटमेंट में, और कुछ हद तक एड्स के क्योर में भी, एड्स के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज करा जाता है। तो इसका जो यूज हुआ वो किसके लिए होता है? एक तो यूज कर रहे हैं इसको किसमें?
कौन सा? इंटरफेरॉन अल्फा को। ये यूज होता है हेपेटाइटिस बी के लिए। हेपेटाइटिस बी की डिजीज को क्योर करने के लिए इंटरफेरॉन अल्फा यूज होता है, और कुछ हद तक कैंसर और एड्स के ट्रीटमेंट में भी इसको हम लोग यूज करते हैं इंटरफेरॉन को। तो ये यहाँ पे मेडिसिन जो एप्लीकेशन थी ये कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।